नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। मैं हूं कवीन सचान और तर्कश में आज हमारे साथ हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबम तुकी साहब। तुकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश में अपने करिश्माई नेतृत्व के बूते कांग्रेस को लगातार दूसरी बार सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाले नबम तुकी युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। नबम तुकी का जन्म अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के सगाली उपखंड के छोटे से गांव ओमपुली में 7 जुलाई 1964 को हुआ। नबम तुकी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत NSUI कार्यकर्ता के रूप में की। इसके बाद वो सगाली विधानसभा क्षेत्र से पहली बार साल 1994 में विधायक चुने गए और गेगांग अपांग सरकार में कृषि उपमंत्री के रूप में काम किया। 49 वर्षीय नबम तुकी को सगाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर निर्विरोध चुना गया। नबम तुकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा में 2/3 बहुमत हासिल किया और साथ ही नबम तुकी लगातार दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। क्या मेन फोकस है, क्या एजेंडा है अरुणाचल को लेकर? क्या स्पेशल प्लान है आपके वहाँ पर? अरुणाचल में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, विशेष करके एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स में एंड रबर टी कल्टीवेशंस हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अभी स्पाइसिस में जो लार्ज कार्डामम, उसका भी मैसिव कल्टीवेशन चल रहा है और जूम कल्टीवेशंस पहले चलता था, उसको जूमिंग कल्टीवेशंस को उसको बदलने के लिए और हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशंस में हम लोग जोड़ रहा है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ, इसलिए हम लोग का पिछला 3 साल से भारत सरकार से भी कृषि कार्मिक अवार्ड लगातार 3 साल से मिलता रहा है। और भी अच्छा काम हम लोग यूथ डेवलपमेंट के लिए, विशेष करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, मैंने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काउंसिल बनाया। मैं खुद ही उसमें चेयरमैन हूँ। काफ़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा। 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब लोग ने जॉब मेला में पार्टिसिपेट किया ईटानगर में, और 30 से अधिक बड़ा बड़ा कंपनी जो BTP है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, लोग ने ईटानगर आया और उसी जॉब मेला में सभी नौजवान यूथ्स हैं, विशेष करके जो हमारा बच्चे पढ़ाई करके जो नौकरी नहीं मिला और कोई लोग आगे और नहीं पढ़ सका, ड्रॉप आउट्स यूथ्स है, सभी लोगों को BTP लोगों ने रिक्रूटमेंट लिया और हर शहर में उसका ट्रेनिंग दिलाया। काफ़ी लोगों ने उसका एम्प्लॉयमेंट भी हो गया। अब हर शहर में अरुणाचल का कम से कम 20-30 बच्चे हर शहर में मिलेगा। आपका फोकस यूथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रहा है, पहले भी और इस बार भी। तो किस साहब, सवाल ये है कि जिस तरीके से बॉर्डर स्टेट है और यूथ को दूसरे राज्यों में, या फिर मैं कहूँ कि जब चाइना के साथ बात आती है, चीन के साथ, किस तरह की दिक्कतें फेस आ रही हैं उनको रोज़गार को लेकर? किस तरह की सहूलतें हैं जो मिलनी चाहिए लेकिन शायद कुछ मुश्किल है जिसके चलते नहीं मिल पा रही हैं? यूथ को ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, विशेष करके जो गाँव में है, बॉर्डर इलाका में है, बहुत नौजवान ऐसा लोग हैं बेरोज़गार हैं। तो इसलिए मैंने जितना भी यूथ्स है उसी को पुलिस रिक्रूटमेंट में और आर्मी में, ITBP, अनेक पोस्ट में रिक्रूटमेंट करा रहा है। और इसमें कुछ क्वालिफिकेशंस का बात है और कुछ हाइट का, फिगर का बात है। इसमें मैंने भी यहाँ भारत सरकार को अनुरोध किया कि कम से कम उसका हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि ट्रैवल लोग तो नाता है, हाइट में कमियां हैं, यहाँ को जो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाता है, तो इसलिए उन लोग को इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के में मौका नहीं मिलता है।
बहुत सारा लोग उसमें रिजेक्ट हो जाता है। तो उसका रिलैक्सेशन तो देना चाहिए ताकि वो लोग बॉर्डर में रहे और अपना काम करें और वहाँ अपना बॉर्डर का रक्षा करें, और उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी मिल जाएगा, उसका परिवार का भी रोज़गार हो जाएगा। तो कि साहब, जिस तरीके से केंद्र में नई सरकार आई है और नई सरकार का फोकस है कि सबको साथ लेकर चलने का नारा उनका है, मैं कहूँ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, ख़ासतौर पर सीमावर्ती राज्यों को लेकर उनकी एक अलग तरह की पॉलिसी रही है जो उनके मुताबिक है। किस तरीके से बदलाव आपको दिख रहा है, या नई सरकार का जो संबंध है, जो रिश्ते हैं सीमावर्ती राज्यों के साथ, वो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अभी पूरा जानकारी नहीं है क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन बदल के अभी नीति आयोग बन गया। अभी नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का बीच में जो ट्रांजिशनल पीरियड है, इसमें हम सब को एक साल तो अभी कुछ नहीं समझ पा रहा है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी जो पैसा जो ट्रांसफ़र जो सेंटर से स्टेट को जाना चाहिए वो अभी समय में नहीं जा पा रहा है। इसीलिए जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ऑनगोइंग स्कीम्स है जो चल रहा है, उसी में थोड़ा बाधा आ रहा है उसको आगे करने में, क्योंकि जब तक नीति आयोग उसका फैसला नहीं करेगा तब तक ये पैसा आने नहीं आएगा शायद। तो अभी नीति आयोग का एक सब ग्रुप बनाया जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को रैशनलाइजेशन करने के लिए, उसमें मैं भी मेंबर हूँ। मैं भी 2-3 मीटिंग अटेंड कर चुका है। अभी तक फाइनल तो नहीं हुआ है, शायद अगला कुछ दिन में फाइनल हो जाएगा। उसका रिकमेंडेशन जाने के बाद में कुछ फैसला होगा कि स्टेट को कितना पैसा मिलेगा। लेकिन नीति आयोग और पहले के योजना आयोग में कहूँ, केंद्र सरकार का दावा है कि इससे राज्यों को ज़्यादा सहूलियत होगी, राज्यों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या आपको लगता है कि पहले के जो सिस्टम था योजना आयोग का, वो ज़्यादा बेहतर था, वो ज़्यादा अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था राज्यों के लिहाज से? और आपका जो नीति आयोग है, वहाँ राज्यों को क्या पहले से कम अधिकार देखते हैं या फिर पहले से कहीं ज़्यादा? आपने सही पूछा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन से हम लोग को गाइडेंस मिलता था, और प्लानिंग कमीशन से हम जो प्लान हर साल का प्लान फिक्स होता था, और वहाँ से प्लान स्कीम्स को मॉनिटरिंग भी होता था। तो इससे पता चलता है कि आगे अगला साल हम कितना पैसा मिलने वाला है और दूसरा साल को कितना पैसा मिलने वाला है। कम से कम हर साल 10%, 15% या 20% जो रिसोर्स अच्छा होने से ज़्यादा वो यहाँ से प्लानिंग कमीशन से मिलता था। विशेष करके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड हिल स्टेट्स के लिए बहुत पैदा था। लेकिन अभी नीति आयोग उससे अच्छा भी होगा, लेकिन पता नहीं चला। जब काम शुरू होने दीजिए उसके बाद पता चलेगा कि कितना अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर केंद्र ये कहता है कि राज्य लगातार हम जो मदद कर रहे हैं उसके चलते राज्य खुद को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ये वाकई जो दलील है, आपको लगता है कि ये सच है? या फिर आपको लगता है कि अरुणाचल जैसे राज्य को, जो कि सीमा पर भी है, हिल स्टेट भी है और रिसोर्सेज के लिहाज से बहुत ज़्यादा उनके पास अपने संसाधन नहीं हैं, वहाँ पर बिना केंद्र की मदद के, आर्थिक सहायता के बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना? बिना केंद्र का मदद से तो मुश्किल तो है, क्योंकि अपना से कोई रिसोर्स नहीं है, और रिसोर्स है वो समय लगेगा। विशेष करके अरुणाचल में हाइड्रो पावर में हमारा जो पोटेंशियल है वो 7000 मेगावाट का हाइड्रो पावर पोटेंशियल्स है, और हमारा पास कोल माइंस भी है, और माइंस एंड मिनरल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, अनेक रिसोर्सेज तो है। लेकिन उसको रिसोर्सेज को जनरेट करने में तो केंद्र सरकार मदद करना होगा, तो भी वो जनरेट कर पाएगा। जिस दिन ये जितना रिसोर्सेज को डेवलप हो जाएगा तब तो हम केंद्रों को मदद कर सकते हैं,
हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहेगा, लेकिन केंद्रों का हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा प्रदेश बन सकता है अरुणाचल, एक दिन बन सकता है। लेकिन क्योंकि बार बार इस तरह के आरोप भी लगे कि जो स्पेशल फंड मिलता है सीमावर्ती राज्यों को, कई बार उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, या कुछ राज्यों से इस तरह की खबरें आई कि वहाँ पर उसका दुरुपयोग भी हुआ। क्या आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा सा निगरानी जो है, मैं कहूँ कि मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, उसको ज़्यादा और चौकस, दुरुस्त या फिर टाइट करने की ज़रूरत है? ये सोचने वाला का बात है और समझने वाला का बात है। ये तो पूरा 100% तो नहीं बन सकता है, कुछ बात गलत भी है, क्योंकि जितना भी जो पैसा केंद्र से जाता है स्टेट में, उस पैसे का हर साल का पैसा जब भी भेजता है उसका पैसा केंद्र हिसाब लेता है। केंद्र सरकार अपना से स्कीम को सैंक्शन करती है और सैंक्शन करने के बाद में फिर मॉनिटरिंग भी होती है। मॉनिटरिंग होने के बाद फिर उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार पर जो सेकेंड, थर्ड, फाइनल इंस्टॉलमेंट पैसा को रिलीज़ करती है। जब परफॉर्मेंस नहीं होगा तो फाइनल इंस्टॉलमेंट पैसा क्यों रिलीज़ करेगा? तो ऐसे मतलब बदनाम सिर्फ करने के लिए होने से तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा जो भी केंद्र से मिलता है वो हम लोग अच्छे से काम करवाता है। और यहाँ में विशेष करके मेरा प्रदेश में सेंट्रल का जो मॉनिटरिंग टीम तो है ही है, उसका अलावा भी हम लोग ने जो प्रदेश का सरकार का तरफ से भी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोग ने रखा है। और ये जैसे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम में जो नाबार्ड है और जो नेडपी है और यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वेब कोर्स है, इन लोग भी हम लोग यूज़ करते हैं कि थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग हिसाब से स्कीम को मॉनिटर करने के लिए। अगर वो गलत रिपोर्ट देने से या नेगेटिव रिपोर्ट देने से, अनसेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट देने से, उसका हम लोग स्टेट सरकार फिर उसको जांच करते हैं, उसको टिक करा देते हैं। तो ऐसे तो एलिगेशन लगाने में भी कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन खुद हकीकत जाके देखे तो आपको पूरा विश्वास होगा। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी अरुणाचल प्रदेश में चल रही कुछ पुरानी अहम स्कीमों की, साथ ही उन चुनौतियों की जिनसे निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश को चाहिए केंद्र का साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तरकश, और आज हमारे साथ हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबम तुकी साहब। नबम तुकी जी, मैं कहूँ कि आम जनता के लिहाज से अरुणाचल में कई सारी स्कीम्स चल रही हैं, जिनमें एक अहम स्कीम है स्किल डेवलपमेंट। केंद्र सरकार की भी स्कीम इस तरह की चल रही है और आपके यहाँ भी चल रही है। किस तरह की स्कीम है और अब तक कितने लोग इस स्कीम के तहत फ़ायदा जिन्होंने उठाया है, या जो टारगेटेड लोग थे? मैं यूथ डेवलपमेंट का ऊपर में ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि यूथ बहुत बड़ा संख्या है मेरा प्रदेश में। तो इसलिए मैंने सबसे पहले फैसला किया कि स्किल डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अगर हर विषय में अगर जानकारी होगा, वो कहीं भी जीने के लिए अपना तरीक़ा से जी सकते हैं और निकल सकते हैं, और कहीं भी जगह में जहाँ भी जाए वहाँ भूखा तो नहीं मरेगा, कम से कम काम करने जी सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू किया स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशनल काउंसिल हम शुरू किया। और स्किल में 2-3 तरीक़ा से स्किल है, स्किल डेवलपमेंट है। कुछ स्किल डेवलपमेंट है विद इन गवर्नमेंट एजेंसी का अंदर में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी काफ़ी स्किल चाहिए, चाहे कारपेंट्री का काम करना हो, मिशन का काम करना हो, चाहे बिजली का, पानी का गांव में काम करना है, शहर में बहुत ज़रूरी है। इन सभी के लिए भी स्किल कराना, ट्रेनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। उनका भी हमने विचार किया और शुरुआत करा दिया। उसके बाद जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है आज का दिन में। जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स इतना सालों से इतना बड़ा संख्या, बहुत बड़ा लाइबिलिटीज बन के पड़ा था, उसको मैंने सबको बुलाया और जॉब मेला बुलाया। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में जॉब मेला करना शुरू कर दिया है। तो ईटानगर से शुरू हो गया, अभी हर डिस्ट्रिक्ट में
ऑटोमेटिकली अपना आप से हो रहा है। और वहाँ से यूथ लोग अपना BTP लोग जाके ट्रेनिंग सिलेक्शन करते हैं और अपना जो इंस्टीट्यूशन में ले जाता है ट्रेनिंग करके, उसके बाद प्लेसमेंट, इसमें एग्रीमेंट करता है कि 75% इंश्योर्ड प्लेसमेंट, कोई भी कंपनी में वो प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। बड़ी समस्या थी अरुणाचल प्रदेश में, वो था जो आपने बात कही कि युवाओं की बेरोज़गारी को लेकर, और दूसरा पलायन, माइग्रेशन एक बड़ा रीज़न रहा है। आपने जो स्कीम शुरू की है, इसके चलते कितना फ़र्क पड़ा है, कितना दिखता है आपको कि यूथ अब माइग्रेट नहीं हो रहा, पलायन नहीं कर रहा, अपने प्रदेश में रहकर वहाँ पर काम भी तलाश रहा है और अर्निंग भी हो रही है उसकी? अभी वो माइग्रेशंस तो बहुत काफ़ी हमारे यहाँ तो दूसरा से तो माइग्रेशन तो होता नहीं है, लेकिन रूरल विलेजेस से, बॉर्डर से अर्बन में माइग्रेशन तो है, वो भी अभी भी चल रहा है। और उसको रुकने के लिए बॉर्डर एरियाज़ में बहुत सारा एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, बॉर्डर एरियाज़ में डेवलपमेंट देना पड़ेगा, बॉर्डर एरियाज़ में अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल और अच्छा रहने का घर वगैरह करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग भारत सरकार से भी मदद मांगा है, कम से कम बॉर्डर एरियाज़ को, पॉपुलेशन को रुकने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे डीपॉपुलेशन हो रहा है। तो पॉपुलेशन को रुकने के लिए वहाँ भारत सरकार हमको मदद करना पड़ेगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विशेष करके। और दूर दराज इलाका है, वहाँ पानी का सुविधा नहीं है, कहीं कहीं सड़कें नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने मदद मांगा है। और हम लोग उसमें हमारा लेवल से भी बहुत काफ़ी जो कर सकता है तो हमने किया है। और माइग्रेशन उसको हम लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो मैंने लॉन्च किया अभी, विशेष करके टी कल्टीवेशन, रबर कल्टीवेशन एंड देन स्पाइसेस कल्टीवेशंस में जो लार्ज कार्डामम है, उसी में सबको हम बिजी रखा है। और अगला 2 साल के बाद आपको रहेगा कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का जो ग्रोथ होगा और अरुणाचल का बहुत फर्क पड़ेगा, 2 गुना होगा। और अरुणाचल अभी 82% फॉरेस्ट कवर, जिसमें हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है, जो 14 फाइनेंस कमीशन से भी हम लोग को बेनिफिट 7.5% उसकी वजह से मिला, जो ग्रोथ हुआ है जो डिवोलेशंस में। तो इसलिए 82% फॉरेस्ट कवर, अगर हम मेरा स्कीम पूरा लागू हो जाने से शायद 82 से 85% तक फॉरेस्ट कवर हो जाएगा। क्योंकि बॉर्डर राज्य है अरुणाचल, ऐसे में तुकी साहब जब कंपैरिजन की बात आती है, क्योंकि सीमा के उस तरफ चीन और वहाँ पर डेवलपमेंट के जिस तरीके के काम हुए हैं, मैं रिपोर्ट्स देख रहा था कि नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स ने वक्त पर सेंटर्स को रिपोर्ट्स भेजी हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट के काम कराए जाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ासतौर पर सड़कों की बात हो या फिर बड़े वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिहाज से। किस तरह की कमी दिखती है आपको सेंटर के साथ या सेंटर से सहयोग को लेकर, और सीमा क्योंकि का मसला है सुरक्षा के लिहाज से, और किस तरह की ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करना चाहिए? हमारा यहाँ बहुत ही इशूज़ है, इस प्रकार से इशूज़ है कि जो सेंटर के साथ जो जुड़ के या मिल के करना बहुत ज़रूरी है, विशेष करके रोड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन एंड एयर कम्युनिकेशन। हर जगह में जो बॉर्डर एरियाज़ में अगर हेलीपैड भी ज़रूरी है, वहाँ हेलीपैड बनाने के लिए मदद करना चाहिए। और रोड टू काफ़ी समय लगेगा बॉर्डर तक पहुँचाने में, क्योंकि जो टेरेन है, जिस प्रकार से टेरेन है उसमें तो बहुत समय लगता है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ का जो गाइडलाइन, सड़क बनाने का गाइडलाइन जो अन्य प्रदेश का और पहाड़ इलाका का बहुत अलग, बहुत ही अंतर है। तो इसलिए उसको भी समझ के वो नीति आयोग तैयार करना होगा कि हिली स्टेट्स में, हिली एरियाज़ में कुछ ऐसे रोड भी लेना चाहिए जहाँ पे टनल्स रोड बने, ताकि रोड दूसरा पहाड़ से दूसरा पहाड़ जाने के लिए तो 100 किलोमीटर पार करना पड़ता है, अगर टनल बनेगा तो कम से कम 10-15 किलोमीटर में बन जाएगा। इस प्रकार से भी फ्यूचर के लिए वो बनाने से ठीक रहेगा। और विशेष करके वहाँ का जो बॉर्डर एरियाज़ में हमारा जो आर्म फोर्स का भी तकलीफ है। मैं तो पूरा दौरा किया, जितना बॉर्डर विलेजेस में एरियाज़ में दौरा किया, वहाँ तो
पोर्टर ट्रैक से चलना पड़ता है। बाकी एरिया में डबल लेन के लिए डिमांड करता है, 4 लेन के लिए, 6 लेन के लिए, लेकिन हमारे यहाँ कहीं कहीं ऐसा इलाका है हमको तो पोर्टर ट्रैक ही चाहिए। पोर्टर ट्रैक चाहिए, सस्पेंशन ब्रिज चाहिए, फुटपाथ चाहिए, इस प्रकार से भी डिमांड हमारा यहाँ ज़्यादा है। और हाल के दिनों में जिस तरीके से भारत और चीन के संबंध रहे हैं और स्टेपल वीज़ा का मुद्दा नई सरकार ने उठाया भी है, किस तरह की उम्मीदें दिखती है उस मुद्दे को लेकर केंद्र के साथ? क्या आपकी कोई बातचीत हुई है? आपने अपनी जो समस्या है या फिर जो आपके रीजंस रहे हैं उनके बारे में उन्हें बताया है? तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है अब तक? ये स्टेपल वीसा का बारे में हम लोग ने शुरुआत से उसको हमेशा बताते रहा, और हमारा अरुणाचल से जो भी टैलेंटेड बच्चे जिन लोगों को वहाँ इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करना था, उनको भी मौका नहीं मिला। बहुत लोग को दिल्ली से वापस आना पड़ा। तो इसमें बहुत अन्यायी हो रहा है। हम लोगों ने भारत सरकार को कहा है कि इसको कम से कम कोई फैसला तो हो जाए और चीन सरकार के साथ बात करके स्टेपल वीसा को हटा के रेगुलर वीसा देने के लिए मांग किया जाए, तो बहुत ही सुविधा होगा फ्यूचर के लिए भी। और ये चीन के साथ भी, अगर भारत सरकार चीन के साथ अच्छा रिलेशन है तो अच्छा रिलेशन से ये सब कुछ हो सकता है। तो अच्छा संबंध के साथ ये सब हो सकता है, तो अच्छा संबंध बने और ये सारा छोटा मोटा जो इश्यूज़ है, जो नेशनल इश्यूज़ है, वो इशू को जल्दी से जल्दी दूर करें, ताकि चीन के साथ जब बिजनेस अन्य प्रदेश सब बिजनेस लिंक बना सकता है तो अरुणाचल क्यों नहीं बना सकता है? अरुणाचल तो और नज़दीक है, वहाँ से और भी बिजनेस हब बना सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर बना सकता था। तो ये हम लोग तो बहुत दुखी है क्योंकि ये इशू अभी तक उसका रिजॉल्व नहीं कर पाया। तो कि साहब, आप अपने कार्यकाल में कोई एक ऐसा बड़ा एजेंडा, कोई एक ऐसा बड़ा काम जो अब अरुणाचल के लिए आपने प्लान किया हो, जो करना चाहे तो जब तक हो नहीं सका हो, जिससे आपको लगता है कि प्रदेश की जनता की तस्वीर, उनके हालात बदल जाएंगे, कोई एक ऐसा काम? अरुणाचल में सबसे पहले जो काम है, वहाँ जो पोटेंशियल है, जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल्स है, अगर उसको अगर पूरा भी नहीं करें, अगर आधा % को भी अगर हम उसको अगर जनरेट करें तो अरुणाचल का तो दिशा ही बदल जाएगा और बहुत सारा रिसोर्स हो जाएगा अरुणाचल में, अपना बल पे खड़ा कर सकेगा। और देश का जो 40% जो पावर डिफिसिट है वो भी शायद बहुत काफ़ी उसमें पैदा होगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा भारत सरकार अगर ध्यान दे और मदद करे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कि साहब, एक आखिरी सवाल, कोई एक ऐसी मांग या कोई एक ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि केंद्र आपको सहयोग करे, जो आप केंद्र की नई सरकार से कहना चाहें? केंद्र से तो हमने तो बहुत कुछ मांग के रखा हुआ है और दिया भी है, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिया है। केंद्र से 2008 में मनमोहन जी का सरकार ने जो स्पेशल इकोनॉमी पैकेज उन्होंने दिया, उसी का अभी काम चल रहा है, जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट होगा। और जो एयरपोर्ट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो बन रहा है पासीघाट में, तेजू में, आलो में, जीरो में और 2-3 जगह अभी काम चल रहा है। शायद अगला 1 साल 1.5-2 साल में वहाँ सब वो एडवांस लैंडिंग एयरपोर्ट बनेगा। ये अच्छा काम तो हो रहा है। और भी हम सोचते हैं कि जो ईटानगर में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उसका भी उसका स्पेशल पैकेज में है, प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल पैकेज में जो दिया गया है, उसका अभी तक चालू नहीं कर पाया और वो अभी कुछ क्लियरेंस के लिए रुका पड़ा है। उसको हम लोग भारत सरकार को मांग किया है कि उसको जल्दी से जल्दी करवा दे। कम से कम स्टेट कैपिटल में अगर एयरपोर्ट हो या एयर कनेक्टिविटी हो तो सबका सुविधा हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग
एक स्टेशन रुक रुक के जाना पड़ता है, इसमें बहुत कठिन है और आने जाने में। और अगर डायरेक्ट ईटानगर से एयर कनेक्टिविटी हो जाएगा तो दिल्ली ईटानगर नज़दीक हो जाएगा, नज़दीक और हर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी अच्छा होगा और टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा। शरद तुर्की साहब, राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।